जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं डिफेंस समाचारों में। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने अत्याधुनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि टीसीएस के प्रोटोटाइप के विकास के लिए एक प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर जारी किया है। इस परियोजना को आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप मेक वन कैटेगरी के तहत विकसित किया जा रहा है और ये विशिष्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके टैक्टिकल युद्ध क्षेत्र में कम्युनिकेशन को बढ़त प्रदान करेगा। प्रोटोटाइप 12 महीनों के अंदर विकसित होने की उम्मीद है, जिसके बाद 7 और सिस्टम्स शामिल किए जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बेल जीरो इमिशन अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यानी कि यूएसवी सर्वेक्षण और तटीय निगरानी के लिए डिजाइन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसे लॉजिस्टिक्स और कैमिकेजी एप्लीकेशन के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। इसकी 30 किलोग्राम की पेलोड क्षमता है, 4 नॉट तक की स्पीड है और ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है एक्सटेंडेड रेंज के लिए। साथ ही इसमें वे पॉइंट नेविगेशन और आरसी मोड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय एरोस्पेस कंपनी डीजी प्रपल्सन प्राइवेट लिमिटेड अब न केवल विमानों के लिए जेट इंजनों का निर्माण करेगी बल्कि जेट पैक को भी पावर देगी। डीपी प्रपल्सन प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं प्रतीक धवन, उन्होंने कहा कि हमारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया DGJ-40 जेट इंजन जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इसकी थ्रस्ट क्षमता है 40 kgf की और हमारा लक्ष्य अब ह्यूमन कैरिंग जेट पैक के लिए 4 ऐसे इंजनों को कॉन्फ़िगर करना है जो महत्वपूर्ण उड़ान दूरी हासिल करने में सक्षम हो। साथ ही धवन जी ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने के लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि थोड़ा सा वक्त और इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन जो तकनीक अभी तक हमने हासिल की है वो हमारे इस सपने को साकार करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। राजन कुंड में DRDO की जो इंजन परीक्षण सुविधा है वो तैयार हो रही है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि भारत के राजन कुंड में DRDO के संयुक्त LRDE GTRE परीक्षण सुविधा केंद्र पर तेजी से काम हो रहा है। बता दें कि ये एक ट्विन टेस्ट सेल होगा जो कि महत्वपूर्ण रूप से 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट से भी अधिक के भविष्य के इंजनों का परीक्षण करने में सक्षम होगा। यह परियोजना भारत की स्वदेशी इंजन विकास क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक भी है। आपको मैं बता दूं कि इस फैसिलिटी में इंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला का परीक्षण किया जाएगा जो कि काफी हायर थ्रस्ट के होंगे, जिसमें कि एक्सी सिमेट्रिक नोजल और अधिक एडवांस थ्रस्ट वेक्टर नोजल भी शामिल है और ये भारत के भविष्य के फाइटर जेट्स और अन्य एडवांस एरोस्पेस वाहनों के लिए अत्याधुनिक प्रपल्सन प्रणाली के विकास को भी बढ़ावा देने में सहायक होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमेरिकी मरीन मैमथ CH-53E सुपर सैटलिन हेलीकॉप्टर ने एक ज्वाइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 के हिस्से के रूप में INS डेगा, जो कि भारतीय नौसेना का एयर स्टेशन है, उसमें पहली बार लैंडिंग की है। आपको बता दो कि ये 15 से 16 टन तक का पेलोड ले जा सकता है, जो कि खाली चीनू के 4 टन ईंधन के बराबर है। आपको बता दें कि रशियन Mi-26 के बाद ये विश्व का एक बड़ा हेलीकॉप्टर माना जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में कई तरीके के संशोधन देखे गए हैं और इसका जो नया स्ट्रक्चरल फीचर है वो कई तरीके से इस फाइटर जेट को एडवांस बनाता है। आपको मैं बता दूं कि तेजस मार्क 1A की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देखा गया है कि इसमें कई क्विक एक्सेस पैनल्स लगे हैं जो कि फ्यूजलाज के नीचे देखे गए हैं ताकि इन्हें आसानी से मेंटेनेंस किया जा सकता है। साथ ही जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उनका तेजी से एक्सेस किया जा सकता है जब इनका ग्राउंड चेक और रिपेयर्स होना होता है। आपको बता दें कि इस फाइटर जेट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी एनहांस होगी। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में सेंसरों के लिए एक वैकल्पिक प्लेसमेंट या पूरी तरीके से एक नई रडार वार्निंग रिसीवर प्रणाली लगाई गई है जो कि संभावित रूप से खतरों का पता लगाने की क्षमताओं को बढ़ाएगा। साथ ही इसके कम्युनिकेशन और नेविगेशन ट्विक्स में भी बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि इसमें नया APU एयर इनटेक एंटीना है और ये जो APU है यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट एयर इनटेक में पहले से ना देखा गया एंटीना सा लगता है। ये बेहतर संचार प्रणाली या फिर मित्र या फिर दुश्मन की पहचान संबंधी कार्य प्रणाली से संबंधित हो सकता है। आपको बता दें कि SDR एंटीना की रिपोजिशनिंग की गई है। फॉरवर्ड V/UHF एंटीना को थोड़ा सा स्थानांतरित यानी कि शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा मार्क 1A पहले के मार्क 1 पर देखे गए BNet सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को बरकरार रख सकता है जो कि इजराइल से खरीदा गया है, जो कि अपनी सुरक्षित संचार क्षमताओं के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इंजन और प्रदर्शन में भी सुधार किया गया है। सबसे दिलचस्प संशोधन इसके ऑक्सिलरी एयर इनटेक डोर के लिए एक नया डिजाइन है। एक अनुमानित 3 डोर कॉन्फ़िगरेशन इंजन के लिए एयर इनटेक को अनुकूलित ये कर सकता है, विशेष रूप से उच्च ऊंचाई पर, जहां पर ये इस फाइटर जेट की
ताकत और प्रदर्शन को बढ़ा सकता है। बता दें कि तेजस MK1A में इजराइल का ELM 2052 आईसा रडार शामिल होगा और ये एडवांस रडार पारंपरिक रडार की तुलना में बेहतर रेंज, ट्रैकिंग और पता लगाने की क्षमता प्रदान करता है। बता दें कि तेजस मार्क 1A रडार लॉक भी कर सकता है एयर टू एयर किल्स के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना करीबन 250 यानी कि 250 लॉयल विंगमैन एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहती है, जो कि मैन फाइटर जेट के अलावा काम करेंगे, ताकि भारतीय वायुसेना इनसे डाइवर्स रेंज के जो टास्क है वो करवा सकेगी, जैसे कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, जैमिंग टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना, ताकि दुश्मनों के कम्युनिकेशंस को डिस्ट्रॉय किया जा सके। और साथ ही ये जो लॉयल विंगमैन है वो एक तरह से एक्टिंग करेंगे कम्युनिकेशन रिलेज की, जिससे कि मैन्ड एयरक्राफ्ट की जो ऑपरेशनल रीच है वो बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि ये जो विंगमैन है वो ऑटोनोमसली टारगेट को इंगेज कर सकते हैं, वो भी मैन फाइटर जेट की कमांड के द्वारा। यानी कि मैन फाइटर जेट जिसमें कि पायलट होगा वो इन लॉयल विंगमैन्स को कमांड दे सकता है। आपको बता दें कि HAL और न्यू स्पेस एक स्केल डाउन प्रोटोटाइप का टेस्ट कर चुके हैं और इसका फुल स्केल मॉडल अगले 2 सालों में तैयार किया जाएगा और फिर इनकी दोबारा से टेस्टिंग की जाएगी और रिफाइनमेंट इनका किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 2028 तक इन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, स्वदेशी रूप से 1500 हॉर्स पावर के इंजन को मेन बैटल टैंक्स के लिए तैयार किया गया है और इनकी हाल ही में टेस्ट फायरिंग आयोजित की गई। इस इंजन को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया। वहीं दोस्तों, कुछ खबरें सामने आ रही है जिसमें यह कहा गया है कि इन इंजनों का जो क्रूशल ट्रायल है वो किया जाएगा पुराने अर्जुन टैंक प्रोटोटाइप पर, वो भी 2025 के मध्य से। BEML 2 अर्जुन टैंक प्रोटोटाइप्स पर इन इंजनों को इक्विप करेगी और जब ये 1500 हॉर्स पावर के इंजन इन प्रोटोटाइप्स में लगेंगे तब इंजनों के साथ इन टैंक्स का मोबिलिटी ट्रायल शुरू किया जाएगा, ताकि इंजन की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जा सके अलग अलग ऑपरेशनल कंडीशंस में, जिसमें कि डाइवर्स इन्वायरमेंट होगा, अलग अलग प्रकार के एल्टीट्यूड्स, टेम्परेचर, और कहा जा रहा है कि 50,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ये पूरा करेगा और ये ट्रायल्स 2026 के मध्य तक पूरे हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL ने कोचिन शिपयार्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है LM2500 गैस टरबाइन के 6 सेट्स और साथ ही एसोसिएटेड ऑक्सिलरी स्पेयर्स और टूल्स की सप्लाई के लिए, जिनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल प्रोजेक्ट में किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1A की जो डिलीवरी भारतीय वायुसेना को समय पे की जानी थी वो थोड़ी सी डिले हो सकती है। हाल ही में आप सबको मालूम है कि 18 मिनट तक तेजस मार्क 1A फाइटर जेट ने अपनी सफल उड़ान की थी, लेकिन द प्रिंट की तरफ से खबर सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि उपेक्षाओं के विपरीत भारतीय वायुसेना को 83 MK1A विमानों की डिलीवरी में कम से कम 4 महीनों की देरी हो गई है। इसके अलावा द प्रिंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि पहले विमान की डिलीवरी में देरी हुई है, तो वहीं कुछ कारणों की वजह से पूरा प्रोग्राम भी प्रभावित हुआ है। आप सब जानते हैं कि 1 फरवरी 2021 को 73 तेजस मार्क 1A और 10 ट्रेनर विमानों के लिए अनुबंध साइन किया गया था, जिसमें कि 3 साल के भीतर पहला जेट वितरित किया जाना था, जिसका मतलब है कि डिलीवरी इस साल 3 फरवरी से शुरू होनी थी और पूरी प्रक्रिया 9 साल में पूरी होनी थी। फिर पहली डिलीवरी की समय सीमा अब मार्च कर दी गई है, लेकिन जब पहली उड़ान हुई है तो ऐसे में कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि विमान को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना को सौंपने से पहले परीक्षणों से गुजरना होगा। इसके अलावा कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि इंडियन एयरफोर्स ने कुछ अन्य बदलावों के अलावा छोटे डिजाइन बदलावों के साथ कुछ सॉफ्टवेयर परिवर्तन करने के लिए कहा है। यही नहीं, इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि इस सब में कुछ और समय लग सकता है, क्योंकि छोटे मोटे बदलाव टाइम ले लेते हैं, जिससे कि इस प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। आपको बता दें कि अगले साल तक नए तेजस विमानों के लिए जगह बनाने के लिए जो बाकी के बचे MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन है उन्हें हटा दिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अपने गगनयान मिशन पर तेजी से काम कर रहा है और भारत के जो भावी अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी जो पोटेंशियल डेजिग्नेशन है, यानी कि जो संभावित पदनाम है, उन्हें लेकर कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। पेरिस में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA की बैठक में हाल ही में कुछ तस्वीरें दिखाई गई, जहां इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथन जी भी मौजूद थे। उन्होंने इन अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान कहा है और आप सब जानते हैं कि गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, जो कि वर्तमान में अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए कठोर प्रशिक्षण कर रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी में दिखाई गई जो तस्वीरें हैं, उन्होंने इस बात की अटकलें तेज कर दी है कि गगनाट भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आधिकारिक शब्द हो सकता है, क्योंकि संस्कृत में गगन का अनुवाद आकाश होता है और नॉट का अर्थ होता है नाविक यानी कि यात्री। आपको बता दें कि
कई देशों ने भी इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि रशिया ने कॉस्मोनॉट अपने अंतरिक्ष यात्रियों को नाम दिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया की यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन की एक जो सहायक कंपनी है, हाल ही में उन्होंने की लैंड सेरेमनी आयोजित की, जो कि प्रोजेक्ट 18200 ऑटोनॉमस डीप सी व्हीकल सर्जे बैवलन है। और ये प्रोजेक्ट ऑटोनॉमसली गहरे समुद्र वाहन को वैज्ञानिक अनुसंधान और ऐतिहासिक पुरातत्व अन्वेषण, आपातकालीन बचाव कार्यों और विश्व महासागर की पर्यावरणीय निगरानी के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसकी लंबाई 5.7 मीटर, स्पीड 1 मीटर प्रति सेकंड और इसका इंड्योरेंस टाइम 24 घंटे का होगा और ये 12,000 मीटर की अधिकतम गहराई पर काम करने में सक्षम होगा। इसका नाम वैसे वाइटास डी रखा गया है, जो कि ऑटोनॉमसली नेविगेट करने और बाधाओं से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। इसका इस्तेमाल सैन्य अभियानों और समुद्र विज्ञान अन्वेषण दोनों के रूप में रशिया की सेना इस्तेमाल कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना एक नई मिसाइल तैयार कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर होगी। इसका इस्तेमाल करके अवाक्स एयरक्राफ्ट और बॉम्बर्स को गिराने के लिए किया जा सकता है। और ये मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जो कि व्हीकल माउंटेड मोबाइल हाइपरसोनिक सॉलिड फ्यूल सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। चाइना दोस्तों रशिया के S-500 को टक्कर देने के लिए अपनी खुद की इस तरीके की मिसाइल तैयार कर रहा है और ये नई मिसाइल इसे चौगुना कर देगी, जिससे कि चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए ये एक शक्तिशाली हवाई रक्षा प्रणाली बन जाएगी। इसकी बड़ी रेंज के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी के रूप में चाइना खुद की एक अपनी कैटेगरी विकसित कर रहा है। बता दें कि इसे अल्ट्रा लॉन्ग रेंज सैम कहा जा रहा है। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई 33 फीट और वजन 4 टन से अधिक नहीं होगा। बता दें कि ये मिसाइल 26 फीट लंबी है और इसका वजन 2.5 टन है और इसमें एक सॉलिड रॉकेट मोटर लगी है, जो कि इसे वर्टिकल लॉन्च के लिए जबरदस्त थ्रस्ट देती है। और इसके बाद रैमजेट इंजन मिसाइल को अपर एटमॉस्फेयर में ले जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र मार्क 2 को डबल पल्स सॉलिड मोटर प्रपल्सन सिस्टम के साथ विकसित किया जा रहा है। 2022 के दौरान Su-30 MKI से कैपिटल उड़ान आयोजित की गई थी और रे लॉन्चरों के साथ मिसाइल ने सुखोई 30 MKI की पूरी उड़ान को कवर करते हुए कैरिज उड़ान पूरी की थी। साथ ही इसके अलावा 2022 के दौरान मिसाइल को सुरक्षित रूप से अलग करने के लिए सुखोई 30 MKI ने फिर से उड़ान परीक्षण किया था। दूसरी तरफ रुद्रम 2, जो कि हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसका भी परीक्षण किया गया। DRDO के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। मिसाइल को सुखोई 30 MKI विमानों के साथ ऑपरेट करने के लिए डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। जून 2022 के दौरान सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से रिलीज फ्लाइट ट्रायल आयोजित किया गया था। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।